हमारा फ्यूचर तबाह किया, अब उनका भी करोगे क्या? पहले इनका तो फ्यूचर बनाओ, जिन्होंने पहले 15-15 साल दिए हैं। तो ये जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिसी नहीं चलेगी। और सीएम साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं, जैसे हम 2014 में मिले थे, अब भी अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो जवान के पक्के हैं। अगर कहा था वो कंटिन्यू करो, और अभी तक हमें जो कंटिन्यू नहीं किया। और जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को लेटर भी किया कि आप इनको जो 10 साल एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर काम किया, उसके बाद बेरोजगारी का शिकार हो गए, तो समाज में किस तरीके की नजरों से आवाम देखती है? आज भी वही लेक्चरर की जो उस वक्त में इज्जत थी, या आज वो इज्जत कम होगी? मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, जब हमारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं ना, तो वो कहीं अच्छी मतलब अच्छी पोस्ट पे होते हैं। कोई आर्मी में भर्ती हो गया, सर आप क्या कर रहे हो, आप बताओ। जब एक टीचर को पूछा जाए टफ टेरिन में, जहाँ पे मिलिटेंसी थी, जहाँ पे रोड नहीं था, और वहाँ पे परमानेंट जो मुलाजिम जो घबराता था जाने का, वो किसको लगाते थे? कंट्रेक्चुअल को। उस समय उसकी सैलरी जितनी होती है, हमें उससे 5-6 गुना कम मिलती थी। हमने तब भी काम किया इसी उम्मीद में। ये तो पॉलिसी है, कंट्रेक्चुअल है, एकेडमिक अरेंजमेंट है। अगर हमें ये कंट्रेक्चुअल कहते हैं तो 7 ईयर्स के बाद रेगुलाइज करें, और अगर हमें ये एकेडमिक अरेंजमेंट कहते हैं तो 3 ईयर्स के बाद हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और हमने जो है 2012-13 में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को आरटीए लगाई कि हम फाल किस में करते हैं, हम एकेडमिक अरेंजमेंट हैं या कंट्रेक्चुअल हैं। तो वहाँ से रिप्लाई में आता है कि आपके ऊपर जो आर्डर फाल होता है वो 1301 होता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तो 1301 आर्डर के तहत जो है हमारे 3 साल उस दौरान जब आपने काम किया था एज ए लेक्चरर कंट्रेक्चुअल आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपने अलग अलग महकमा में जब एडवर्टाइजमेंट होती थी तो आपने कहीं अप्लाई नहीं किया कि हम तो भैया यहाँ कंट्रेक्चुअल हैं, तो परमानेंट जब नौकरी निकलती है तो हम वहाँ अप्लाई करें? वहाँ नहीं किया था अप्लाई? देखिए सर, ऐसा था कि मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2009 में हुई है ना, 9 में हुई। उसी के दौरान जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आज वही उस्ताद एक बार फिर सड़कों पे हैं, इनसे बात करेंगे अपने हकूक की खातिर। ये लोग आज सड़कों पे पहुंचे हैं कि नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल शर्मा सर। हम 10+ कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे, जिनको कि 98 में जो पॉलिसी बनी थी उसके तहत लगाया था। और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती गई, जैसे 2003 में 1301 आया कहते हैं, और उसमें हमें एकेडमिक अरेंजमेंट का टैग दिया गया, जिसमें 3 साल के बाद रेगुलाइजेशन थी। और थोड़ी देर बाद उसको अमेंड किया गया और 1584 है, जिसमें हमें कंट्रेक्चुअल कहा गया। और हम अपनी सर्विस देते गए, हमने सोचा इसमें नहीं होंगे तो उसमें रेगुलाइज हो जाएंगे। लेकिन सुनने में यही आएगी, कागजों में ये पड़ा गया कि कंट्रेक्चुअल के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं है रेगुलाइजेशन के लिए। लेकिन भगवान ने हमारी सुनी। 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, जिसमें उमर अब्दुल्ला हमारे सीएम थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको कहते हैं सिविल सर्विस प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि चाहे वो गस्टेड है या नॉन गस्टेड, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने गलती की है, इनको रोजी रोटी दी गई है, इनको रेगुलाइज किया जाएगा। उसमें हर एक डिपार्टमेंट को उठाया गया। दुर्भाग्यवश हम अपना ये कैसे, हमारा किस्मत अच्छी नहीं थी, जब माड़ी थी, हमारा केस रह गया, ड्रॉप आउट हो गया। उसके बाद फिर भी हम मिलते रहे। मिलने के बाद यही कहा गया कि आप अकेडमिक हो, तो हमने बताया 3 साल का रेगुलेशन, नहीं कहते आप कंट्रेक्चुअल। हमने बोला जी है। तो घुमा फिरा के 5-6 साल जब हमने देख लिए, फिर हम लास्ट में थक हार के जहाँ पे बैठे 2017 में, 14 फरवरी 2017 को हम जहाँ पे टेंट लगा के बैठ गए कि हमारी सुनो, हम किस में आते हैं, हम कंट्रेक्चुअल है या अकेडमिक है। उसके बाद बड़े कोई डायरेक्टर साहब भी आए, बीजेपी के भी आए, सभी आए। सभी उस वक्त कौन सी हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में जब आप एहतजाज पे? उस समय सर बीजेपी और पीडीपी की थी, और उसमें ज्यादातर हम जम्मू वालों ने वोट दिया था बीजेपी को। हम बीजेपी के वालों के पास जाते क्योंकि हम सोचते जो हमारे अपने हैं, और इन्होंने में हमें ठगा। चाहे इनका प्रेसिडेंट थे रविंद्र रैना जी, वो कहते हो जाएगा, मसला कुछ नहीं। ये बातों से ख्याली किले नहीं बनते हैं। इन्होंने ख्याली किले बनाए और थक हार के फिर बाद में कोरोना आ गया, और उसमें से हमारे कई शख्सों की डेथ हो गई। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब थे अरुण बख्शी जी, उन्होंने बहुत दौड़ लगाई। दुर्भाग्यवश उनका दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। और जहाँ पे भी किसी के बच्चे की या किसी की मदर की, और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारी फैमिली इतनी सफर कर रही है, कईयों के डाइवोर्स हो गए हैं, कईयों को खाने को लाले पड़े हैं, माँ बाप हमारी तरफ देखते हैं। हमने बच्चों को अपना पेट काट काट के पढ़ाया, लेक्चरर भी लगे। कौन से लेक्चरर हैं जी? अब इनको क्या दें हम अपना पेट नहीं पाल सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हम अपने माँ बाप को क्या दें? मुझे यही लगता हमारी यही गलती है कि हमने पढ़ाई थोड़ी ज्यादा की है। हम दिहाड़ी में लगा सकते कुछ अच्छा, हम यही है कि पढ़े लिखे हम पढ़ा ही सकते हैं। और उसमें भी अभी ये सुनने में आ रहा है कि पीडीपी के जो एमएलए थे परा साहब, उन्होंने एक प्राइवेट बिल लाया था जिसको एलजी साहब ने मंजूरी दी है। उसमें जो जैसे 2010 का एक्ट था, उसको 2025 के एक्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम उसमें हमारा है या नहीं है। अगर हमने बच्चों का मुस्तकबिल बनाया है,
या उनकी मुकद्दर बनाया है। हमने कौन सा गुनाह किया? फार फ्लंग एरियाज में, टफ टेरिन में, जहाँ पे मिलिटेंसी थी, जहाँ पे रोड नहीं था, और वहाँ पे परमानेंट जो मुलाजिम जो वो घबराता था जाने का, वो किसको लगाते थे? कंट्रेक्चुअल को। उस समय उसकी सैलरी जितनी होती है हमें उससे 5-6 गुना कम मिलती थी। हमने तब भी काम किया इसी उम्मीद में कि हम कभी ना कभी रेगुलराइज हो जाएंगे। जब आप दौरान सर्विस महकमा में काम कर रहे थे तो कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको, और आप अपने घर के पास नौकरी करते थे या दूर करते थे? देखिए, उस वक्त हमारी जो सैलरी हुआ करती थी 7,000 हुआ करती थी, और वो 7,000 जो है 1300 एक आर्डर में भी शो की गई थी कि आपकी जो भर्ती होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी और मेरिट बेस पर होगी, और आपकी सैलरी 7,000 होगी। तो 7,000 सैलरी भी हमें मिलती रही। उस 7,000 सैलरी में हमने 70% से ज़्यादा रिजल्ट दिया है, और जो इनके लोग 70,000 का सैलरी लाते थे उनके रिजल्ट हमने खुद RTI लगा के मैंने रिजल्ट जो है CO साहब से लिए हैं। 0% से लेकर 35-55% से रिजल्ट से ऊपर परमानेंट लेक्चर का रिजल्ट नहीं है। लेकिन हमने इस कम सैलरी में भी, कलील सैलरी में भी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं गवर्नमेंट को। और हम ये बताना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट की जो है ये दो पॉलिसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, एकेडमिक अरेंजमेंट है, अगर हमें ये कॉन्ट्रेक्चुअल कहते हैं तो 7 ईयर्स के बाद रेगुलाइज करें, और अगर हमें एकेडमिक अरेंजमेंट कहते हैं तो 3 ईयर्स के बाद हमारी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए। और हमने जो है 2012-13 में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को RTI लगाई कि हम फाल किस में करते हैं, हम एकेडमिक अरेंजमेंट हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो वहाँ से रिप्लाई में आता है कि आपके ऊपर जो आर्डर फाल होता है वो 1301 होता है। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि तो 1301 आर्डर के तहत जो है हमारी 3 साल के बाद रेगुलाइजेशन बनती है। तो अगर जो आपने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास हमने RTI लगाई और उसका जवाब आया, फिर ये जवाब आपने सरकार तक साझा किया? हमने साझा भी किया, केस प्रोजेक्ट भी हमने किया, और डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने कमेटी भी बैठाई इस पर कि ये क्या है। और ये भी जो है यहाँ 2017-18 की बात है, तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने ये कहा कि इनकी डिमांड जेन्युइन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स है। अगर आपकी दरीना मुतालबात हैं, सरकार नहीं मान रही, तो अदालत उज़्मा का रुख आपने नहीं किया? अदालत उज़्मा की तरफ भी हम गए तो वहाँ यही है कि गोल मोल का भी जवाब आ जाता है, कभी फेवर में आता है, कभी नहीं आता है। अभी हाल ही में जो है कैट ने कहा था कि कंटिन्यू करो, और अभी तक हमें जो कंटिन्यू नहीं किया। और जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू को लेटर भी किया कि आप इनको इन्हें जो है स्टेटस दें, कमेंट्स दें, और अभी 3-4 महीने गुजरने को हैं, अभी वो हमारे बारे में कलम उठाकर राजी नहीं है। अनिल जी, जिस तरह से आपने कहा कि 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला ने सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट बनाया था। अब 2025 है, अब भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला ही वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर के। हालांकि आप जम्मू कश्मीर मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, रियासत नहीं है। क्या लगता है आपको कि उमर अब्दुल्ला ने जो उस वक्त तक अधूरे काम छोड़ चुके थे वो पूरा करेंगे? सर लगता तो है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जून 2014 में गुपकार रोड पे हम इनसे मिले थे, और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं अभी सभी काम कर रहा हूँ, और उन्होंने उस समय अपने लेटर पैड पे लिखा था कि इसको नेक्स्ट कैबिनेट में लाए, और एजुकेशन मिनिस्टर लाता है, आप उनसे मिलो, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। और उसमें हमारा मुकद्दर मारा था कि बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया, और उसके साथ सारा सिस्टम अपसेट हो गया। और आपको एक बात और कहना चाहता हूँ मैं छोटी सी, कि जैसे हमने 15-15 साल काम किया, पॉलिसी मेकर हैं जे, इन्होंने CRC लगा दिए, CRC लगाए, चलो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले लगे थे उनका क्या हुआ? उनका तो सोचो पहले। अगर वो 7,000 पे हम काम करें, अब थोड़ी सैलरी बढ़ाई, अब उनको लगा दिया। जैसे हमारा फ्यूचर तबाह किया, अब उनका भी करोगे क्या? पहले इनका तो फ्यूचर बनाओ जिन्होंने पहले 15-15 साल दिए हैं। तो ये जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिसी नहीं चलेगी। और CM साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं। जैसे हम 2014 में मिले थे, अब भी अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो जवान के पक्के हैं, अगर वो कहेंगे तो वो होके रहे। मौजूदा वक्त में किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं आप, क्या हालात हैं इसमें? सर, आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में कैसे गुजर बसर हो रहा है। मतलब ऐसे ही है, दिहाड़ी लगाने वाली बात। हमें तो उन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया, अब लाए नए CRC, अब उनको इस्तेमाल करेंगे फिर उनको फेंक देंगे, तो फायदा क्या है? मीन्स अगर जॉब देनी है तो ऐसी जॉब दो ताकि वो दोबारा मतलब 5-7 साल के बाद वो मतलब उसका करियर खराब ना हो। 10 साल एज ए कंट्रेक्चुअल लेक्चरर काम किया, उसके बाद बेरोजगारी का शिकार हो गए, तो समाज में किस तरीके की नज़रों से आवाम देखती है? आज भी वही लेक्चरर की जो उस वक्त में इज्जत थी, या आज वो इज्जत कम होगी? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जब हमारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं ना, तो वो कहीं अच्छी मतलब अच्छी पोस्ट पे होते हैं। कोई आर्मी में भर्ती हो गया, सर आप क्या कर रहे हो? अब बताओ, जब एक टीचर को पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, तो कितनी मतलब आप बंदा पानी में डूब जाता है। ऐसी हालत होती है कि टीचर अब आप क्या कर रहे हो, कितनी जिल्लत है जी। तो
ये एक जिल्लत भरी जिंदगी है। पहले भी जिल्लत भरी जिंदगी जी हमने, जो 10 साल हमने, जो हमने तो पढ़ाया अच्छा, हमने तो अच्छा काम किया, लेकिन वहां पर ये सोचते थे ये कंट्रेक्चुअल है, ये पता नहीं अभी है और 5 मिनट में पता नहीं है या नहीं है। तो हम यानी जब महकमा में काम करते थे उस वक्त भी इज्जत नहीं मिलती थी, तो आज अभी भी नहीं, अभी भी लोग कहते हैं ये तो बेकार ही है। तो हमें ऐसा ना समझा जाए हम, हमारे अंदर इतनी अच्छी मतलब हमें, हाँ, कि हम बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, बच्चों को आगे तक लेके जा सकते हैं। हमने ऐसी जगह काम किया जहाँ पर जो परमानेंट मुलाजिम जो है वो वहां पर नहीं जा सकता था, जहाँ पर इतनी मिलिटेंसी थी वहां पर हम लोगों ने काम किया। मुकेश्वर जी, एक सवाल रहेगा मेरा, आखिरी सवाल। उस दौरान जब आपने काम किया था एज ए लेक्चरर कंट्रेक्चुअल आप काम कर रहे थे, तो उसके बाद आपने अलग अलग महकमा में जब एडवर्टाइजमेंट होती थी तो आपने कहीं अप्लाई नहीं किया कि हम तो भैया यहाँ कंट्रेक्चुअल हैं, तो परमानेंट जब नौकरी निकलती है तो हम वहाँ अप्लाई करें? वहाँ नहीं किया था अप्लाई? देखिए सर, ऐसा था कि मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो 2009 में हुई है ना, 9 में हुई। उसी के दौरान एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया। हमने सोचा हमारा तो, मेरा ऑर्डर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल का हुआ है, वहां पर लिखा है स्ट्रिक्टली अडेयर कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2003। तो हमने जो सोचा कि हमारा जो ऑर्डर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल का है, जैसे हमारे 7 साल पूरे होंगे हमारी तो परमानेंट हो जाएगी। यानी इसलिए आपने किसी दूसरे महकमे में अप्लाई नहीं किया नौकरी के लिए, आपने सोचा कि हम यहाँ ही मुस्तकिल हो जाएंगे? जी, हम एक तो हमारा शौक था बच्चों को पढ़ाने का, तो दूसरा क्या था कि हम चाहते थे कि बच्चों को अच्छा पढ़ाए, और पढ़ा भी रहे हैं। तो दूसरी चीज क्या थी कि हमारा एक ऑर्डर कंट्रेक्चुअल का था, तो हम रेगुलराइज हो जाने थे। तो लेकिन अब सरकारें जो हैं पता नहीं कौन सा खेल खेलती है पीछे कि हमें छोड़ दिया, बाकी वालों को कर लिया। अब बाकी वालों को क्यों किया पता नहीं, हमें क्यों नहीं किया, जबकि हमारे पास 2 ऑर्डर हैं। एक 1301 जिसमें 3 साल के बाद परमानेंट का था, दूसरा 1584 जिसमें 7 साल का प्रोविजन था रेगुलेशन के लिए। तो ये सब हमें यूज तो किया, लेकिन हमें बाद में डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये चीज अब दोबारा सरकार द्वारा लेके आ रही है एक और एक्ट कि जिसमें हर किसी को परमानेंट किया जाए, लेकिन हमें सरकार से ये अपील है कि सरकार जो है अगर हर किसी को कर रही है तो हमें ना छोड़े। इस वक्त आप सरकार के जो वजीर हैं, सकीना इत्तू साहिबा एजुकेशन की वजीर हैं, या उमर अब्दुल्ला वजीर आला हैं, उनसे मुलाकात हुई है? उन तक आपने अपनी दाद रसी पहुंचाई? जी हाँ, हमारे कुछ मेंबर जो हैं मैडम एजुकेशन मिनिस्टर से उनसे मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आगे बात करेंगे आपके लिए। और दूसरा, हम सीएम साहब से अपॉइंटमेंट के लिए हमने एक मेल डाली थी 1.5 महीना पहले, तो अभी मैम कह रहे हैं कि मुझे फोन आया था कि हम आपके 2-3 दिन में हो जाएगी। तो हमें उमर साहब से यही एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमें अपना जो कीमती समय उसमें कोई 5 मिनट दे दें, ताकि हम अपना बात जो आपके साथ रख सकें, हम अपनी प्रॉब्लम जो आपको सुना सकें और हमारी जो प्रॉब्लम आप उसका सॉर्ट आउट कर सकें। तो यही सरकार जो है हर बार काम करती है, बाकी हमें तो उन्होंने धोखा ही दिया है। चलिए जी, इनसे बात की है हमने। ये 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर थे। आज ये एक बार फिर यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड जम्मू में पहुँचे हैं, प्रेस क्लब के बाहर, और इन्होंने एक बार फिर ज़राया अबलाग के ज़रिए से अपनी दाद रसी जो है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। इन लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया है और इनका ये साफ कहना है कि 2002 से लेकर 2025 तक हम लोग अपनी खिदमत महकमा तालीम में सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी भी हुकूमत ने आज तक हमारे लिए नहीं सोचा। इनकी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत से काफ़ी तवक्कात है। इनका ये साफ कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने 2010 में जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन के लिए एक एक्ट बनाया था, और मौजूदा वक्त में 2025 की बात करें तो सरकार ने एक एक्ट दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है। इनका ये साफ कहना है कि हमें पूरी तवक्कात है कि उमर अब्दुल्ला हमारी मुतालबात को पूरा करेंगे। ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा कि मौजूदा सरकार जो है वो संजीदगी से इनके मसाइल में हल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। बहरहाल ये खसूसी पेशकश लेकर मैं आपकी खिदमत में हुआ था हाज़िर। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए लाजवाल। दुआओं में रखिए याद, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह मेरा आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।